हाय हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? दिस इज श्री कृष्णा भुजानी एंड यस वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में व्हाट वी हैड कवर्ड द अमेंडमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी अपडेट्स ऑफ सप्लाई चैप्टर, उसके साथ चार्ज ऑफ जीएसटी और कंपोजिशन स्कीम की सारे अमेंडमेंट्स और स्टैट्यूटरी अपडेट्स हमने कवर किए थे। आज हम आगे वाले चैप्टर का जितने भी बच्चे चैप्टर्स है उसके कवर करेंगे, ठीक है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई, इसमें क्या चेंजेस है, इसमें क्या अमेंडमेंट आया है, देखिए। Clarification regarding place of supply of online services which is supplied by the supplier of services to unregistered recipients। जो recipients unregistered है, जिनको supplier कौन सी सर्विस दे रहा है सर? ऑनलाइन सर्विस की सप्लाई दे रहा है, तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई के क्या इंप्लीकेशंस होंगे ये पता करना है, ठीक है। जनरल प्रोविजन आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। डिटरमाइनिंग द करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई, सबसे पहले तो सही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायरेक्टली ये चीज क्या इफेक्ट करती है कि जो सप्लाई है वो इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है। आपको पता होगा कि इंट्रास्टेट सप्लाई कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है? अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ आर इन डिफरेंट स्टेट तो फिर क्या होगा सर? वो इंटर। लेकिन अगर सेम स्टेट में होंगे तो वो इंट्रा होगा, राइट। इसीलिए हमको करेक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहां पर सेक्शन 12 क्लॉज 2, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में क्या दिया है ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, अगर आपके पास रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, फुल एड्रेस अवेलेबल है रेसिपिएंट का, तो उस केस में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे सर हम? रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी इक्वल्स टू द प्लेस ऑफ सप्लाई। अदरवाइज प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये हमारा जनरल प्रोविजन हुआ करता था 12(2)(b) का। अब आते थोड़े बहुत अमेंडमेंट पे क्या लिखा हुआ है। नाउ इन द केस ऑफ डिजिटल सर्विसेज सच एज ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स की आप सर्विस लेते हो, ठीक है, अमेजन प्राइम, ये सारी जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की सर्विस लेते हो, सब्सक्रिप्शन एप्स होते हैं, ई न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन जितनी भी चीजें आप रीड करते हो, ऑनलाइन गेमिंग होता है, ये सारी चीजों में क्या चेंजेस आए हैं? रेसिपिएंट्स क्या होते हैं सर? मोस्टली हम जैसे अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स होते हैं जो ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज अवेल करते हैं, राइट। मोर ओवर इनवॉइसेस यूज्ड इशूड फॉर सच सर्विसेज ऑफन डू नॉट, ऑब्वियसली हमारे लिए जो इनवॉइस इशू किए जाते हैं उसमें हमारा कोई फुल एड्रेस तो मेंशन होता नहीं है, ठीक है। डू नॉट कैप्चर द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। तो एक नया रूल ऐड हुआ है सर, कौन सा रूल? रूल 46F ऑफ सीजीएसटी रूल्स क्या बोलता है? इनवॉइस कंटेंट्स फॉर सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्संस नॉर्मली फॉर सप्लाईज बिलो 50,000, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किए जाते हैं तो इस केस में इनवॉइस का कंटेंट क्या होना चाहिए? फॉर सप्लाईज बिलो 50,000 नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट आर नॉट रिक्वायर्ड अनलेस द रेसिपिएंट रिक्वेस्टेड। अगर आपको कोई सर्विस मिल रही है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है सर? 50,000 से कम है, तो उस केस में सप्लायर को कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो इनवॉइस में नाम और एड्रेस पूरा मेंशन करे रेसिपिएंट का। हाँ, अगर रेसिपिएंट रिक्वेस्ट करता है तो वो इनवॉइस में क्या कर देगा सर? रेसिपिएंट का नाम प्लस रेसिपिएंट का एड्रेस मेंशन कर देगा। अदरवाइज जहां पर भी वैल्यू ऑफ सप्लाई बिलो 50,000 होती है, उस केस में देखो क्या लिखा है? बिलो 50,000 नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट आर नॉट रिक्वायर्ड अनलेस द रेसिपिएंट रिक्वेस्ट इट, ठीक है। लेकिन यहां पर अमेंडमेंट क्या आया सर? प्रोवाइजो आया, एक प्रोविजन ऐड हुआ। कौन से रूल में? रूल 46F इज एन एक्सेप्शन। प्रोवाइजो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? क्लियरली स्टेट करता है अगर इन द केस ऑफ मनी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, OIDAR सर्विस और एनी टैक्सेबल सर्विस विच इज सप्लाइड बाय और थ्रू एन ECO दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इन चीजों की सर्विस अगर होती है, उस केस में जो सप्लायर है ऑनलाइन सर्विसेज का, वो क्या करेगा सर? अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है जिसको वो सप्लाई दे रहा है, उसका स्टेट का नाम इनवॉइस में रिकॉर्ड करेगा, चाहे वैल्यू जो भी हो, 100 रुपए, 1,000, 50,000, 1,00,000, कोई भी वैल्यू हो। क्या करेगा सर? सप्लायर अनरजिस्टर्ड जो रेसिपिएंट है उसका स्टेट का नाम इनवॉइस में रिकॉर्ड करेगा, राइट। तो उस स्टेट का नाम, ठीक है, नेम ऑफ द स्टेट शेल बी डीम्ड एज द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या हो जाएगा सर? आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? रेसिपिएंट का अनरजिस्टर्ड होना इज इंपॉर्टेंट इस प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग, एंड सर्विस क्या होनी चाहिए सर?
ऑनलाइन होनी चाहिए, कोई भी ऑनलाइन सर्विस हो सकती है। उस केस में वैल्यू जो भी हो वैल्यू जो भी हो, सप्लायर क्या करेगा, इनवॉइस में कंपल्सरीली अनरजिस्टर्ड जो रेसिपिएंट है उसका स्टेट का नाम मेंशन करेगा, ठीक है। और वो स्टेट का नाम ही क्या माना जाएगा सर, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई फिर क्या माना जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ये इतना सा अमेंडमेंट था प्लेस ऑफ सप्लाई में। जरूरी कौन सा था अपना, ये वाला, जहां पे रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है एंड सर्विस क्या है आपकी, ऑनलाइन है। कौन सी ऑनलाइन, मनी गेमिंग, ओवाईडीआर सर्विस और कोई भी सर्विस जो कि ईसीओ के थ्रू आपको मिली है, उस केस में ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है सर। अब आते हैं अपन एग्जेम्पशन चैप्टर में। एग्जेम्पशन चैप्टर, इसमें काफी सारे कुछ अमेंडमेंट्स ऐड हुए हैं, कुछ डेफिनेशंस ऐड हुए हैं, अमेंडमेंट्स एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस में ऐड हुए हैं, न्यू एग्जेम्पशन भी इंट्रोड्यूस हुए हैं और कुछ नया डेफिनेशन भी इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। सो पहला अमेंडमेंट पढ़ते हैं। सेक्शन 11 में क्या दिए रहते हैं, सारे एग्जेम्पशंस, ठीक है। 11A में क्या ऐड हुआ है सर, देखो, प्रोविजंस एज अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2024, दिस सेक्शन हैज बीन इंसर्टेड to empower the government to regularize non-levy or short levy of central tax due to any general practice prevalent in the trade। ये क्या होता है सर, अभी देखो कई बार क्या होता है ना कि इंडस्ट्री में, देखो वैसे तो उस गुड्स या फिर उस सर्विस, उस प्रोसेस में जीएसटी लगता है, बट इंडस्ट्री का ऐसा जनरल ट्रेड है जो शुरू से चला आ रहा है जिसमें वो लोग जीएसटी नहीं लगाते। एंड जो डिपार्टमेंट होते हैं ना, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले लोग, ऑफिसर्स, वो लोग भी क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। उन लोग भी उसमें क्या बोलते, कोई नोटिस नहीं भेजेंगे कि क्यों जीएसटी नहीं लगाया। जनरल प्रैक्टिस है इंडस्ट्री की, ठीक है। सो अगर जनरल प्रैक्टिस के कारण कोई टैक्स नहीं लगाता, या फिर फॉर एग्जांपल 18% टैक्स रेट है और अगर वो शॉर्ट लेवी मतलब 12% टैक्स लगाता है, या फिर कितना परसेंट, 5% टैक्स लगाता है, सो ये जनरल प्रैक्टिस ऑफ इंडस्ट्री है। ऐसे केसेस में बाद में अगर फॉर एग्जांपल कुछ केस आ गया कि नहीं आपने क्यों जीएसटी नहीं पे किया, ये सब, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहे थे बाद में कि भले जनरल प्रैक्टिस है, व्हाई यू डिडंट पे जीएसटी। तो यहाँ पर फिर क्या किया गया, 11A में अमेंडमेंट लाया गया, 11A अमेंडेड सेक्शन लाया गया, जिसमें बोला गया कि अगर जनरल प्रैक्टिस है इंडस्ट्री की, ठीक है, पूरे ट्रेड इंडस्ट्री की जनरल प्रैक्टिस है कि जीएसटी नहीं लगाना है, किसी ने भी नहीं लगाया, तो फिर आप किसी इंसान को बर्डन पे कैसे डाल सकते हो कि आपने जीएसटी अगर पे नहीं किया तो पूरा जीएसटी पे करो, शॉर्ट पे किया तो पूरा जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो पे करो, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर पावर दिया गया, क्या पावर दिया गया सर, देखो, पावर नॉट टू रिकवर जीएसटी जो कि लेवी नहीं किया गया था या फिर शॉर्ट लेवी किया गया था, लेकिन कारण क्या था, जनरल प्रैक्टिस है, सब ऐसा करते हैं तो हमने भी ऐसा कर दिया, तो फिर क्या गलत कर दिया, ठीक है। सो देखो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई है, ठीक है, अगर हाँ कोई ज्यादा फ्रॉड वाला केस है तो वो सारे केसेस अलग होते हैं, बट जनरल प्रैक्टिस है एंड गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, ठीक है, दैट अ प्रैक्टिस वाज और इज generally prevalent regarding levy of central tax including non-levy on any supply of goods or service or both, and B, such supplies were or are liable to central tax in cases where according to the said practice central tax was not, just a second, central tax was not or is not being levied। दोनों में क्या लिखा है सर, सबसे पहले तो सेंट्रल टैक्स आपने लेवी नहीं किया है, ठीक है, और दूसरा हायर अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स देन what was or is being levied in accordance with the said practice। एक्चुअल में उसमें हायर अमाउंट ऑफ टैक्स लगना था या फिर सेंट्रल टैक्स लग रहा था बट आपने सेंट्रल टैक्स लेवी नहीं किया है, दोनों केस हो सकते हैं, हेडिंग में ही लिखा है नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड, ठीक है। सो हायर अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स लगना था, आपने शॉर्ट लेवी किया है, या तो फिर सेंट्रल टैक्स लगना था, आपने लेवी नहीं किया है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं सर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेंगे और डायरेक्ट करेंगे कि पूरा सेंट्रल टैक्स पेबल ऑन सच सप्लाईज और एज द केस में बी सेंट्रल टैक्स इन एक्सेस ऑफ दैट पेबल बट फॉर द सेड प्रैक्टिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई जिसमें सेंट्रल टैक्स वाज नॉट और इज नॉट बीइंग लेविड शॉर्ट लेविड इन अकॉर्डेंस विद द सेम प्रैक्टिस, उसको पे करने की कोई जरूरत नहीं है, हम हम आपसे वो रिकवर नहीं करेंगे। समझ आई बात। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि ड्यू टू एनी जनरल प्रैक्टिस विच इज प्रिवेलेंट इन ट्रेड, जो ऐसा चलता आ रहा है, सब ऐसा ही करते हैं, जीएसटी या तो पे नहीं करते या तो फिर क्या करते हैं शॉर्ट पेमेंट, दैट इज अगर हायर रेट ऑफ टैक्स है तो फिर कम रेट ऑफ टैक्स पे करते हैं, उस केस में
गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो क्या करेंगे सर, कलेक्ट आपसे रिकवर जीएसटी नहीं करेंगे, चाहे वो शॉर्ट पे किया हो, चाहे आपने बिल्कुल भी जीएसटी पे नहीं किया हो। समझ आया? सो ये प्रोविजन था आपका जनरल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड वाला। ठीक है, अभी दूसरा देखो, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, एग्जिस्टिंग अमेंडमेंट, एग्जेम्पशंस में कुछ अमेंडमेंट आए हैं। सबसे पहले 25A एंट्री नंबर में क्या हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर, ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटर एक्सेट्रा, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, shifting of meter, service line, issuing duplicate bills etc. which are incidental or ancillary to the supply of transmission, एंड था पहले, अब इसमें और कर दिया है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज टू देयर कंज्यूमर्स। ये क्या होता है सर? अब देखो, एनी सर्विस, ये हो क्या, अमेंडमेंट्स इन एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस। इसमें क्या है सर, एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशंस है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है। सबसे पहला, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वाला सर्विस होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब आप प्रोवाइड करते हो तो वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन उसके जो जुड़ी हुई जितने भी सर्विसेज होती है, कौन सी, जैसे कि मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसको रेंट पे देना, ठीक है, टेस्टिंग फॉर मीटर, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर या फिर सर्विस लाइन, ये सारी जितने भी इंसिडेंटल और एंसिलियरी सर्विसेज होते हैं, किससे रिलेटेड, एंसिलरी मतलब जुड़ी हुई सर्विसेज, किससे जुड़ी सर्विसेज, टू दैट सप्लाई और ट्रांसमिशन, सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज टू देयर कंज्यूमर्स। तो ये सारी सर्विसेज अब क्या हो जाती है सर, एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो इसमें कंफ्यूजन था कि क्या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वाली ही सर्विस एग्जेम्प्ट है कि उससे जुड़ी हुई सारी सर्विसेज क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज है, अगर मेन इलेक्ट्रिसिटी वाली सर्विस एग्जेम्प्ट है तो जुड़ी हुई सारी सर्विस को क्यों टैक्सेबल करोगे, वो भी क्या हो जाएगी आपकी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, एंट्री नंबर 69 में क्या लिखा है, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय A to E आर सेम। मैं बता देती हूँ एक बार, ये देखो, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय A to E, ये अगर देखोगे तो ये पूरी सेम, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस इसमें एक और लिस्ट, एक और एंट्री ऐड हुई है, कौन सी, अ ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये वाला जो एंट्री था वो एक ऐड किया गया, अमेंडमेंट किया गया एग्जिस्टिंग एग्जेम्पशन एंट्री में, जो कि क्या हो जाएगा, अब से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ये सब किससे रिलेटेड है सर, आपके नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये सबसे रिलेटेड है। ठीक है, बस इसमें एक ऐड हुआ है, तो मैंने सिर्फ वही चीज यहाँ पर मेंशन कर दी है। ये हो गया आपका अमेंडमेंट्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। अब अपन पढ़ते हैं न्यू एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस्ड। न्यू एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस्ड, कौन सा नया एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस हुआ है सर, देखिए, सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड constituted under 164B section of the Motor Vehicle Act 1988 against contributions made by the insurers out of the premium collected for third party insurance। कुछ समझ नहीं आया होगा, देखो मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। सो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक तो कंपलसरी नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी मोटर व्हीकल खरीदने गए हो, ठीक है, वो मोटर व्हीकल खरीदने गए, आपको क्या करवाना पड़ेगा सर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हो आप, इससे क्या होता है, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल लिख के लाई थी, ये देखो, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे माय कार गॉट डैमेज्ड एंड माय इंश्योरेंस विल पे फॉर इट। ये तो नॉर्मल है, आप इंश्योरेंस क्यों करवाते हो, रिस्क होता है, ताकि रिस्क को कवर हो जाए, रिस्क कवर हो जाए। तो अगर आपकी कार डैमेज होगी तो आपने इंश्योरेंस करवाया होगा, वो उसके लिए पे कर देगा। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, माई कार डैमेज्ड समवन एल्स कार एंड माई इंश्योरेंस विल पे फॉर इट। मतलब आपकी कार से किसी और कार का नुकसान हो गया तो आपका इंश्योरेंस क्या करेगा, वो उस कार का पेमेंट करेगा। ये एक इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। होता क्या है ना, जैसे ये देखो, ये, हाँ, जैसे ही आप इंश्योरेंस करवाओगे किसी इंश्योरेंस कंपनी से, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, किसी इंश्योरेंस कंपनी से, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इससे आपने इंश्योरेंस करवाया। अब इस 1 लाख में से कुछ पैसा कहां ट्रांसफर होगा सर, मोटर व्हीकल फंड में,
ये देखो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में ये पैसा ट्रांसफर हो गया। इस फंड में ट्रांसफर होने के बाद ये जितना भी फंड होता है वो क्यों कहाँ पे यूज होता है, नाम से समझ आ रहा है कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया है किसी का, किसी ऐसे सिटी में, एरिया में जहां पे ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो ये फंड यूज होता है उनको मदद करने के लिए, ठीक है, उनके रिस्क को कवर करने के लिए। समझ आई बात? तो दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जो मोटर व्हीकल फंड वाले सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हम जो उनको 1 लाख रुपए में से जो पैसा दे रहे हैं निकाल के, किसमें, फंड में जा रहा है वो पैसा, तो क्या उस पे जीएसटी लगेगा क्या? तो नहीं सर, पहले कंफ्यूजन था, पहले लगता होगा, लेकिन अमेंडमेंट आने के बाद एंट्री नंबर 36 बी एंट्री अमेंड होने के बाद, मतलब न्यू एग्जाम्पशन इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ ना, ये एंट्री क्या हो गई सर, जीएसटी से बाहर हो गई। मतलब क्या, इस पे जीएसटी लगेगा नहीं, ये एग्जाम्पशन एंट्री में लिखा गया है। मतलब सर्विसेज ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, 1 लाख में से जो हमने जो हमारा 1 लाख रुपए का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को गया, अभी इंश्योरेंस कंपनी इससे कहां जाएगा, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में। तो उस मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में जो पैसा जाएगा, इस पैसे में कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कहां कॉन्स्टिट्यूट हुआ है सर, अंडर सेक्शन 164B ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। किसके अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द इंश्योरर्स आउट ऑफ द प्रीमियम। इनको प्रीमियम मिला इंश्योरर्स को, राइट तो इन्होंने क्या किया है सर, कंट्रीब्यूट किया है कहां पर, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड में, ठीक है, फॉरवर्ड थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल। अभी समझ आ गया आपको? तो यही चीज नई एग्जाम्पशन एंट्री इंट्रोड्यूस हुई है जिसके तहत कहा गया है कि इस फंड में जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, इतना सा था। अभी एक नया डेफिनेशन ऐड हुआ है, देखो न्यू डेफिनेशन इंट्रोड्यूस्ड। कौन सा डेफिनेशन है, नॉर्मल सा है। इंश्योरर क्या होता है, इंश्योरर हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। जैसे कि एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी होनी चाहिए, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि बाय एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू कैरी ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, और एन इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, और फॉरेन कंपनी जो कहां पे एंगेज्ड है इन द री इंश्योरेंस बिजनेस थ्रू अ ब्रांच एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। मैंने आपको जब सप्लाई, इसके पहले वाले वीडियो पे सप्लाई चैप्टर में री इंश्योरेंस का पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, तो एक बार वो अगर नहीं देखा होगा ना आपने तो वो देख लेना। 24 मिनट्स में मैंने दोनों ही चैप्टर के सारे एग्जाम्पशंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। सो डू वॉच दैट, मैं आई बटन में भी लगा दूंगी वो वीडियो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन था नया जो कि इंट्रोड्यूस हुआ किस चीज का, इंश्योरर का, ठीक है। अब बात करते हैं क्लैरिफिकेशन की। कौन सा क्लैरिफिकेशन है सर, देखो क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड टू हुम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी हेडक्वार्टर्स। एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेडक्वार्टर्स। इशू क्या था सर, देखो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है ना, इनको सर्विसेज रिसीव हो रही थी, किस टाइप की सर्विसेज, सच एज हाउसकीपिंग की सर्विसेज, सिविल मेंटेनेंस, फर्नीचर मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर, फ्रॉम फार्म फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है, दिस इज फार्म फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी फॉर द अपकीप ऑफ देयर ऑफिस। उनके ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए ये सारी सर्विस किसको दी जा रही थी सर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को। अब इशू ये था, विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वाज वेदर सच सर्विसेज रिसीव्ड बाय देम are exempt from GST in terms of SR number 3A of the notification number this। क्या exempt होगी कि नहीं होगी? तो क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया, आपने ये सुना होगा कि जो लोकल अथॉरिटीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो सर्विस दी जाती है विच इज अंडर आर्टिकल नंबर 243W, ये क्या होती है सर, इस पे जीएसटी लगता है क्या, नहीं लगता। तो कंफ्यूजन ये था कि ये सारी सर्विसेज अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को दी जा रही है तो 243W के अगर अंदर आएगी तो ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट लिसन, 243W की लिस्ट आप जब चेक करोगे तो उसमें ये सारी सर्विसेज इंक्लूड नहीं थी। Clarification: the above services are not supplied in relation to performing any functions which is entrusted to a municipality under Article 243W of the Constitution of India। आप चेक करना, आर्टिकल 243W में ये सारी सर्विसेज नहीं दी गई है, तो such services are not covered under the scope of entry, ये वाला, and thus it has been clarified that GST is applicable on the above services provided by the facility management agency to
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। हर चीज को एग्जेम्प्ट मत कर देना, यहाँ पे दिमाग लगाना कि जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है किसको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को, वो आर्टिकल 243W में कवर्ड नहीं है। और अगर उसमें कवर्ड नहीं है तो उसमें तो जीएसटी लगेगा, अगर कवर्ड होता तो फिर जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट हो जाता। ठीक है सर, ये हो गया आपका पूरा की पूरा एग्जेम्पशन चैप्टर का सारे अमेंडमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी अपडेट्स। नाउ विल कम टू टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में क्या है, छोटा सा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट इन सेक्शन 13(3). 13 किसके लिए होता है, सर्विसेज के टाइम ऑफ सप्लाई में, एंड 13(3) किसके लिए होता है, 3 आरसीएम के लिए। ठीक है, सो देखो सेक्शन 13(3) हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज जहां पे इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज सप्लाईज। आपको ये पता होगा कि आरसीएम बेसिस पे टैक्स कौन पे करता है सर, रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, और उन्हीं को क्या करना पड़ता है, सेल्फ इनवॉइसिंग करना पड़ता है, राइट। इसमें क्या अमेंडमेंट था, टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको पता होगा रिवर्स चार्ज के केस में कैसे निकालते हैं, तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग होता है, मतलब डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, मतलब 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट बाय द सप्लायर इन केसेस जहां पे इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द सप्लायर। ये एंट्री ऐड हुई है, थर्ड वाला टाइम लिमिट ऐड हुआ है। देखो अभी तक के केस में इस एंट्री में कहीं भी इस सेक्शन में टाइम लिमिट रेसिपिएंट के केस में क्या होनी चाहिए वो नहीं दी थी। यहां पर क्या लिखा है, इफ इशूड बाय द सप्लायर, तो टाइम लिमिट बता दिया कि 61st डे, बट रेसिपिएंट तो आरसीएम के केस में इनवॉइस इशू करता है ना, उस केस में टाइम लिमिट के लिए 3 एडिशंस आ गए हैं। क्या, देखो द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट इन केसेस वेयर इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, टाइम ऑफ सप्लाई आपको जब निकालना रहेगा 13(3) में, तो आपको क्या अमेंडेड हुआ है, टू प्रोवाइड फॉर टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस जहां पे इनवॉइस रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज सप्लाईज, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे एंट्री ऐड हो गई है कि आपको वो डेट भी चेक करनी है। तो तीनों में से जो अर्लियर डेट होगी उस डेट में आपको क्या करना पड़ेगा, वो डेट आपकी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई की। और अगर तीनों ही अवेलेबल नहीं है, डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर रेसिपिएंट अपनी बुक्स में जब एंट्री करता है दैट डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। तो पुराना ही है, बस नया क्या ऐड हुआ है सर, ये वाला, इतना ही था बस टाइम ऑफ सप्लाई में। ठीक है, नाउ विल कम टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, ओके, देखो सर क्या लिखा है, अमेंडमेंट इन सेक्शन 17(5)(1). 17(5) क्या होता है आपका, ब्लॉक क्रेडिट वाला, राइट। एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या बोलता है, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74, 129 और 130। आपने पढ़ा होगा, और इसका डिटेल में आप कहाँ पढ़ोगे, सीए फाइनल लेवल पे। पर ये चीजें किसके बारे में बात करता है, जहां पे आपने फ्रॉड किया है, ठीक है, जहां पे डिमांड नोटिस आए हैं, ठीक है, तो वो सारे केसेस पे क्या आपको आईटीसी मिलता है, क्या नहीं मिलता, वो तो 17(5) के अकॉर्डिंग क्या रहता है, ब्लॉक्ड रहता है। इसमें अमेंडमेंट आया है, इसमें क्या अमेंडमेंट आया है, देखो दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो। एनी टैक्स paid in accordance with the provisions of section 74 in respect of any period up to financial year 23-24। ठीक है, तो यहां पर हटा क्या दिया सर, 129 और 130 दोनों सेक्शंस हटा दिए गए हैं, एंड सिर्फ क्या रह गया, 74। बट साथ में और ध्यान से देखना, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब आपको 74 सेक्शन कब देखना है, कौन से ईयर के लिए देखना है, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक, और उसके पहले जितने भी आपके जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हुए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74, अगर आपने फ्रॉड किया है तो वो सब आपको कौन से ईयर तक देखने हैं, 23-24 तक देखने हैं। ठीक है, एंड उस केस में आपका आईटीसी रहेगा ब्लॉक। तो चेक किस ईयर तक करना है, 23-24 तक, एज पर सेक्शन नंबर 74। ठीक है, और ये दोनों हटा दिए गए, राइट। तो देखो, इट हैज बीन अमेंडेड so as to restrict the non availability of ITC
in respect of tax paid under section 74 of the said act only for demands up to फाइनेंशियल ईयर 23-24, ताकि आईटीसी उसका अवेलेबल ना हो पाए, क्योंकि आपने क्या किया था 74 में, किसका रहता है सर, फ्रॉड का। अगर आप फ्रॉड करोगे तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो आईटीसी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए प्रोविजन लाया गया एंड इट ऑल्सो रिमूव्स द रेफरेंस टू सेक्शंस 129 एंड 130 इन द सेड सब सेक्शन। अब एक और क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे इतना ही था, यहाँ पर क्या था, सिर्फ 74 रखा गया, 129 130 हटा दिया गया एंड साथ में ये बता दिया गया कि सिर्फ और सिर्फ पीरियड अप टू फाइनेंशियल 23-24 तक देखा जाएगा। ठीक है, नाउ विल कम टू अ क्लैरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी एज पर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 16(2). कंडीशंस थी, ठीक है, कि गुड्स रिसीव होने चाहिए। 16B में क्या कंडीशन थी सर, जब तक आपको गुड्स रिसीव नहीं हो जाता क्या आपको आईटीसी मिलेगा, क्या नहीं मिलता। यू शुड बी रिसीव्ड योर गुड्स, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। ठीक है, नाउ of the CGST Act 2017 in respect of goods which have been delivered by the supplier at his place of business under X works contract। X works contract क्या होता है सर, देखिए कुछ सेक्टर्स होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो कंपनीज होती है जो फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ये क्या करती है, ये सेल करती है किनको, डीलर्स को। ठीक है, इक्विपमेंट्स, मोटर व्हीकल्स जो भी मैन्युफैक्चर करेगी वो सेल करेगी किनको, डीलर्स को, एंड देन वो डीलर्स आगे किसको सेल करेंगे, कस्टमर को। तो इसको क्या बोलते हैं सर, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो देखो, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड देयर डीलर्स, रजिस्टर्ड पर्सन जो परचेस करते हैं व्हीकल किन से, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं एंड किसको सेल कर देते हैं सर, कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। वो कहां पे वर्क करते हैं, अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रॉपर्टी है गुड्स में, ठीक है, दैट इज द व्हीकल, वो डीलर को कब पास हो जाती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कब पास होगी, देखो सर, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर फॉर एग्जांपल इनका फैक्ट्री है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कौन आएगा, ट्रांसपोर्टर वाला आएगा एंड देन वो डीलर के पास ओरिजिनल इक्विपमेंट लेकर जाएगा जो मैन्युफैक्चर हो रखा है। ठीक है, अब ये जो फैक्ट्री गेट पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने अपना सामान यहाँ पर रख दिया, किसके लिए रख दिया, डीलर के लिए। अभी जो ट्रांसपोर्टर है वो डीलर के बिहाफ में आया है, डीलर ने ही अपॉइंट किया है किसको, ट्रांसपोर्टर को, कि जाओ वो सामान लेकर आ जाओ, राइट। तो इस केस में आप देखो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने सामान रख दिया फैक्ट्री गेट पे, यहाँ पे कौन आया सर लेने, ट्रांसपोर्टर लेने आया है सामान। ये ट्रांसपोर्टर किसका है, डीलर का, और डीलर यहां पे नहीं आया, लेने कौन आया, ट्रांसपोर्टर लेने आया। ठीक है, तो इस केस में आप बात बताओ कि जब फैक्ट्री गेट से ट्रांसपोर्टर तक गुड्स दिए जाते हैं तो उस केस में क्या डीलर आईटीसी क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि गुड्स तो अभी तक डीलर के पास रिसीव नहीं हुए हैं। ठीक है, गुड्स तो भी ट्रांसपोर्टर को मिले हैं, तो क्या डीलर आईटीसी क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये थोड़े बहुत इसमें इश्यूज थे जिसका क्लैरिफिकेशन आया। सो देखो क्या लिखा है, देखो, एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी इन द गुड्स दैट इज व्हीकल्स पासेस टू द डीलर एट द फैक्ट्री गेट ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जब गुड्स हैंडओवर करता है किसको, ट्रांसपोर्टर को, एट द इंस्टेंस ऑफ द डीलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, एंड द डिलीवरी ऑन द पार्ट ऑफ द ओईएम इज कंप्लीट एट हिज फैक्ट्री गेट ओनली। जैसे ही उसने अपनी फैक्ट्री गेट में अपना गुड्स रख दिया, उसका जो डिलीवरी का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इशू क्या था, कैन द डीलर claim ITC when goods are handed over to the transporter at the OEM's factory gate or only when the goods physically reach the dealer's premises। हो सकता है कि काफी डिस्टेंस पे रहता हो, टाइम लगेगा ट्रांसपोर्टर से डीलर तक पहुंचने में, तो उस टाइम गैप के बीच क्या आईटीसी डीलर क्लेम कर सकता है, क्योंकि एक्चुअल में गुड्स तो उसके पास रिसीव नहीं हुए हैं ना, एक्चुअल में गुड्स सिर्फ हैंडओवर हुए उसके ट्रांसपोर्टर को, वो भी ओईएम के फैक्ट्री गेट में। ये क्लैरिफिकेशन अब पढ़ते हैं अपन कि क्या क्लैरिफिकेशन आया। तो देखो, इट इज क्लैरिफाइड दैट एज पर एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज बी ऑफ 16(2), जो रजिस्टर्ड पर्सन, सबसे पहले तो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कौन है, अपना डीलर है, कैन बी कंसीडर्ड टू हैव रिसीव्ड द गुड्स
at time of such handing over of the goods by the supplier to the transporter at his factory gate for their onward transmission to the said registered person। तो ये मान लिया जाएगा कि जैसे ही OEM ने फैक्ट्री गेट पे ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर किए हैं, ये मान लिया जाएगा कि गुड्स किसको मिल चुके हैं, रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज द डीलर। ठीक है, एंड फिर वो आईटीसी क्या कर सकता है, अवेल कर सकता है उस दिन ऑन द डेट द व्हीकल आर बिल्ट एंड हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर बाय द ओईएम एट हिज फैक्ट्री गेट। उस दिन जिस दिन व्हीकल बनी थी और ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर हुई थी, उस दिन का आईटीसी को क्या कर सकता है, अवेल कर सकता है। सेम प्रिंसिपल सारे गुड्स के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ ऑटोमोबाइल्स के लिए नहीं। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच हो रहा है, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट एक केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। वो कौन सा केस है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज एच और सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अगर गुड्स आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए तो नॉर्मल सा है, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे चाहे कौन सा भी कॉन्ट्रैक्ट हो, आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स गुम गए, चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, रिटर्न ऑफ कर दिए, डिस्पोज ऑफ कर दिए बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, यू आर नॉट गोइंग टू गेट और अवेल आईटीसी। सो डीलर्स मस्ट इंश्योर कि जो गुड्स है वो किसके लिए यूज हो सर, एलिजिबल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज हो। ये एक क्लैरिफिकेशन था आपका आईटीसी चैप्टर में। क्लियर सर? ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड इसके बाद अपन बाकी के प्रोविजंस भी एक्सप्लेन कर देंगे।